हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 एवं योजनाएं, मूमल ऑब्जेक्टिव वार्षिकांक 2025-26 से। इसमें से क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में 101% पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको गलत लगेंगे, कहने का मतलब अटपटे लगेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको देखे हुए लगेंगे। तो आप सरसरी नज़र से सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं। तो चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो क्वेश्चन, लेकिन एक बार आंखों के सामने होके निकलना जरूरी होता है। आइए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य के स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है? तो ये रहा है 7,96,352 करोड़। याद रखिएगा, स्थिर मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद राजस्थान का रहा है 7,96,352 करोड़। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो ये है 1,85,053। 1,85,053। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य का स्थिर मूल्यों पर प्रावधानिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना रहा है? तो ये रहा है 157.31। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य का स्थिर मूल्यों पर प्रावधानिक औद्योगिक उत्पादन 157.31 रहा है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है 2.18%। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उमरिया झालावाड़ में पड़ता है, ये गलत है। पहला ही कुंज बिहारी जयपुर में है, राजास नागौर में है, मालकी टूस उदयपुर में है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है तो चडुआल ये अपना कहाँ पे है? गणेशपुर तो आप सब जानते हैं, ये कहाँ पे है? सीकर में है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, ये अपना चडुआल है सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में। गणेश्वर है सीकर में। माथा सुला फैज ये अपना जयपुर में है। और मुर्डा अपना इसे किससे संबंधित है? तो मुर्डा अपना संबंधित है राजसमंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन आपको देखना जरूरी है। रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क अथवा जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो जो हमें सुमेलित नहीं है उसे नहीं पढ़ना है, जो सुमेलित है उसको जरूर पढ़ना है। तो ये चौथा सुमेलित नहीं है, छोड़िए इसको। सोलर पैनल निर्माण पार्क ये अपनी काकानी जोधपुर में है। और फर्नीचर पार्क अपना बोरानाडा जोधपुर में है। फूड प्रोसेसिंग पार्क अपना तिम्बरी जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीको द्वारा स्थापित विशेष पार्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है, जबकि औरों को पढ़ लेते हैं। मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क बोरानाडा जोधपुर में स्थापित किया गया। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जंबा रामगढ़ थौलाई में स्थापित किया गया। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन खुसखेड़ा में स्थापित किया गया। राज्य में वन क्षेत्रों से बाहर वनस्पति आवरण को बढ़ाने हेतु कौन सी नवीन योजना वर्ष 2023-24 में शुरू की गई? तो ये की गई थी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बाजरा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। और देश के कुल उत्पादन में बाजरे का योगदान बोले तो राजस्थान का
योगदान है 44.66%। 44.66%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत में राजस्थान का निम्न में से किस तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो ये अपना सरसों व तोरियों उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तो किस चीज़ में? सरसों उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। देखिए, सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान देश के कुल सरसों उत्पादन का 46.13% हिस्सा रखता है। राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। राज्य में प्रमुख सरसों उत्पादक जिले गंगानगर, अलवर, टोंक, भरतपुर और जयपुर हैं। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाला जिला सरसों उत्पादन में भरतपुर है। आगे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है दूसरा स्थान। राजस्थान का देश में मूंगफली उत्पादन में दूसरा स्थान रहा है। देखिए, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा है। राजस्थान में देश का 18.76% राजस्थान में मूंगफली उत्पादन होता है। और राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के प्रमुख जिले हैं बीकानेर, और बीकानेर का कौन सा? लूणकरणसर। लूणकरणसर को राजकोट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मूंगफली उत्पादन बीकानेर में लूणकरणसर में होता है। तो मूंगफली उत्पादन में प्रमुख जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, चूरू और जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन वाला जिला बीकानेर है। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। कौन सा है? तृतीय स्थान है। चना उत्पादन में राजस्थान का तृतीय स्थान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो ये है सरसों, मूंग और मोठ। इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, चना का तो तीसरा स्थान है, आपको पता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बाजरा, मूंग, मोठ, सरसों, तारामीरा, अलसी, ग्वार, इसबगोल पोषक अनाज और कुल तिलहन के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। चना, ज्वार, सोयाबीन, अरंडी और कुल दलहन के उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? ये दिखाई तोरिया और सरसों में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का प्रारंभिक पूर्वानुमान है। तो कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राज्य में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन का 267.67 लाख मीट्रिक टन है। कुल उत्पादन का प्रारंभिक अनुमान कितना है? 267.67 लाख मीट्रिक टन। राजस्थान के GSBA में कृषि क्षेत्र की कुल हिस्सेदारी 2011-12 में 28.56% से घटकर 2024-25 में स्थिर कीमतों पर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है कितनी? 26.54%। बोले तो घटी है। 2011 में कितनी थी? 28.56%, जबकि घटकर 2024-25 में 26.54% हो गई है। आगे आते हैं।
देखिए ये इम्पोर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि एवं संवर्धन क्षेत्र का योगदान। तो देखिए 2011-12 में तो 28.56 थी, 2023-24 में कितना है 26.78 और 2024-25 में 26.92 है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए स्थिर मूल्यों पर कितना है 26.54। आगे आते हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी सम्मिलित है। तो देखिए उप क्षेत्र और प्रचलित मूल्यों पर फसल अपनी 46.17%, मत्स्य 0.51%, वानिकी 6.56% और पशुधन 46.77%। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में 26.72% योगदान करने का अनुमान है। आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 56.72। देखिए कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 26.72% योगदान करने का अनुमान है। राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए वानिकी में अपना 8.13% है, भूमि उपयोग में वानिकी में अपना 8.13% है और चालू पड़त भूमि क्षेत्र में 5.05% है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र में 53.10% है। ये सही है। अब व्याख्या में देखते हैं तो गलत कौन सा है। ये दूसरा गलत है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि व्याख्या में देख लेंगे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.10% और बंजर भूमि अपनी 10.26%, वानिकी अपनी 8.13%, ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि अपनी 6.89% और अन्य चालू पड़त भूमि है अपनी 5.72%। चालू पड़त भूमि अपनी 5.05%। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि 5.93%। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि 4.18% है। वृक्षों के झुंड तथा बाग 0.11% में है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया? मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। राजस्थान में 2011-12 से 2024-25 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये रही है 4.76%। याद रखिएगा राजस्थान में 2011-12 से 2024-25 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबंध क्षेत्र की स्थित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 4.76% रही है। राजस्थान के सड़क घनत्व किलोमीटर में डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बीच में दे दिया। सड़क घनत्व क्या है? तो राजस्थान का सड़क घनत्व है 92.66%। प्रतिशत में नहीं है, किलोमीटर में है। 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। 100 किलोमीटर में कितना है? 92.66 प्रतिशत नहीं, 92.66 किलोमीटर। देखिए राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक राज्य में कुल सड़क की लंबाई कितनी है? 3,17,121 किलोमीटर। याद रखना, पूछी जा सकती है। कुल सड़क की लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर। राज्य में कुल नेशनल हाईवे 52, जिनकी कुल नेशनल हाईवे कितनी है? 52 है, जिनकी कुल लंबाई नेशनल हाईवे की लंबाई है
10,790 किलोमीटर। राज्य बोले तो स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है राजस्थान में, तो स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,376 और नेशनल हाईवे की 10,790, स्टेट हाईवे की 17,376 और सड़क घनत्व पूछा जाए तो 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य में NH घनत्व पूछ ले बोले तो राष्ट्रीय घनत्व पूछ ले तो 3.10 किलोमीटर है और ये 3.10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है सभी। एक बार फिर से बोल के सुना सकता हूँ। कुल सड़क लंबाई है 3,17,121 किलोमीटर और NH हाईवे की लंबाई कितनी है 10,790 किलोमीटर और स्टेट हाईवे की लंबाई है 17,376 किलोमीटर और सड़क घनत्व पूछे तो 92.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर और नेशनल हाईवे घनत्व पूछे राजस्थान में तो 3.10 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 31 मार्च 2024 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, तो पूछी जा सकती है 3,17,121 किलोमीटर। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के 12 जिले में कुल कितनी लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना, प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राज्य के 12 जिले में 98.69 किलोमीटर लंबाई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मार्च 2024 तक राज्य के कितने प्रतिशत गांव सड़क से जुड़ चुके हैं, तो ये जुड़ चुके हैं 91.09%। 91.09% गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूँ। 632 क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखी है, नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़ सकते हो। आगे आइए। ये तो क्या चल रहा है, आर्थिक समीक्षा और नई जो योजना निकाली थी राजस्थान ने उनके बारे में चल रहा है। आइए, राजस्थान को भारत की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो ये किया गया था 5 फरवरी 2024 को। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो 632 क्वेश्चन में सम्मिलित हो गए। अब तो इसमें सारे क्वेश्चन सम्मिलित हैं। अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रगति पर है, तो ये है अपना 85। याद रखना, अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्गठन का कार्य प्रगति पे है, तो यह है 85। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राज्य में मार्च 2024 तक कितनी स्टॉल स्थापित की गई, तो ये की गई थी 142 स्टॉल यानी 100। बोले तो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत राज्य में मार्च 2024 तक 142 स्टॉल स्थापित की गई। 31 मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी, तो ये थी कितनी लंबाई, रेल मार्गों की लंबाई थी 6,046 किलोमीटर। 31 मार्च 2022 तक राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6,046 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2021-22 के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई में राजस्थान राज्य का हिस्सा था, तो कितना था 8.89%। भारतीय रेलवे वार्षिक पुस्तक 2021-22 के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक भारतीय रेल मार्गों की कुल लंबाई में राजस्थान राज्य का हिस्सा था 8.89%। इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं, ये आपको बता ही दिया 8.89%, कुल लंबाई 6,046 किलोमीटर। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, तो ये है 26,325 मेगावाट। राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है 26,325 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये सत्य असत्य का क्वेश्चन है, ऑप्शन है नीचे। तो कौन सा सत्य है, तो ये अपना देखिए, मीटर्स कृषि उपभोक्ता को राज्य सरकार
2000 यूनिट प्रति माह तक मुफ्त बिजली देगी। ये दूसरा ऑप्शन गलत है अपना। इसके बाद इस योजना का लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दिया जा रहा है। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी व आयकर देने वाले इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ता अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे। ये सही है, तो दूसरा गलत है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, व्याख्या से समझते हैं। पहले इस योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना था। याद रखना, पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। शुरुआत इसकी होती है 17 जुलाई 2021 को। बजट घोषणा 2023-24 में निम्नलिखित बदलाव किए। कौन कौन से? यह योजना का विलय मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में कर दिया। 2000 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त मिलेगी। किनको? किसानों को। यदि प्रति माह विद्युत उपभोग 2000 यूनिट से अधिक है तो पुरानी योजना मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत उस माह विशेष 1000 रुपये प्रति माह सब्सिडी दे होगी। संशोधित लाभ बिलिंग माह जून 2023 से दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो किस में दी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने। किस एजेंसी ने? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड कंपनी ने। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 35वां। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पर सेंट्रल अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सबसे कम है? तो देखिए, कोयला की सर्वाधिक है। सबसे कम किसकी है? परमाणु की। और परमाणु इसमें ऑप्शन नहीं है तो किसकी होगी? गैस की। देखिए ऑप्शन में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन कोयला की देखिए कितनी है? 11,068 मेगावाट। लिग्नाइट की कितनी है? 1580 मेगावाट। लिग्नाइट कोयला की कितनी है? 1580 मेगावाट। गैस की कितनी है? 774.63 मेगावाट। और परमाणु ऊर्जा की 556.74 मेगावाट। पनबिजली की कितनी है? 1944.67 मेगावाट। तो सबसे कम किसकी है? परमाणु ऊर्जा की। सबसे अधिक किसकी है? कोयला की। इतना याद रखिएगा। आगे आते हैं, देखिए सबसे अधिक किसकी है? कोयला की। और सबसे कम किसकी है? परमाणु ऊर्जा की। इसके बाद है गैस की। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? गैस। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या कितनी है? तो 2025 के अनुसार ये है 14 बायोमास ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में। देखिए राजस्थान में दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 48 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद हैं। वर्तमान में 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं बेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो देखिए निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अनुसार यह योजना 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। और इस योजना में विनिर्माण के लिए नियुक्ता बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर, याद रखना, नियुक्ता बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर
और एंकर बूस्टर प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। ये तीनों ही सही है। आगे आते हैं, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमें जो सुमेलित है उनको देखना है। तो देखिए, अलवर में प्याज उत्पाद है, अलवर ज़िले में किसका उत्पाद माना है, प्याज को। अजमेर को गुलाब और डूंगरपुर को क्या माना है, आम को उत्पाद माना है। तो जयपुर गलत है। जयपुर में कौन सा है ये आप सर्च करके निकालिए। आगे आते हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 2019 से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया। याद रखना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को 2019 से नोटिफाइड तथा शुरू किया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में नए उद्यम स्थापित करना, वर्तमान में उद्यमों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण को बढ़ावा देना है, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है। आगे आते हैं, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वह नहीं देखना है, जो सत्य है उसी को देखना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और 25 लाख तक के ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये तीनों ही सही है। आगे आते हैं, देखिए 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। तो ये है 2.5 करोड़, बोले तो 2.5 करोड़ से अधिक व्यय 25 करोड़ तक। किसमें, लघु में। सूक्ष्म में कितना है, तो सूक्ष्म में है 1 करोड़ और सूक्ष्म में अपना कितना है 1 करोड़ से 2.5 करोड़। लघु में कितना है 2.5 करोड़ से 25 करोड़ और मध्यम में कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मध्यम में कितना है 125 करोड़। आगे आते हैं, देखिए इसमें वर्तमान संदर्भ में 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्योग ऐसा है उद्योग है जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरण निवेश 2.5 करोड़ से अधिक नहीं है और कारोबार 10 करोड़ से अधिक नहीं है। लघु उद्यम में संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 करोड़ तथा कारोबार कितने का 100 करोड़ का। और मध्यम उद्योग में संयंत्र और मशीनरी निवेश में 125 करोड़ रुपए तक और कारोबार 500 करोड़ तक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो ये है सेवा क्षेत्र में। कितना है वो देखिए व्याख्या में। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.07 है, इम्पोर्टेंट है। प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.92% है और स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान 26.54% है, इम्पोर्टेंट है। स्थिर मूल्यों पर उद्योग का योगदान 28.39% है, ये भी सही है, इम्पोर्टेंट है ये। इस प्रकार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इनको याद रखिएगा अच्छे से। उद्योग पर अपना योगदान है 28.39%। कृषि का योगदान है अपना 26.54% और सेवा का स्थिर पूछेगा ज़्यादातर तो 45.07%। आगे आते हैं, चालू कीमतों पर 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों के अंशों को सही सम्मिलित करना है। तो जो कृषि क्षेत्र में कितना था ये आपको पता होना चाहिए, 26 पॉइंट और कितना
26.54%, जिसमें विभिन्न उपक्षेत्रों के अंशों का योगदान देखना है। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए फसल का योगदान है अपना 46.17% और पशुधन का योगदान है अपना 46.77% और वानिकी का योगदान है अपना 6.56% और मत्स्य का योगदान है अपना 0.51%। ये पूछा जा सकता है, वानिकी भी जा सकता है 6.56%। फसल का कितना है 46.17, पशुधन का 46.77%। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति शुरू की गई थी? इम्पोर्टेंट है। तो ये की गई थी 2022 में। राजस्थान में एमएसएमई नीति 17 सितंबर 2022 को एमएसएमई दिवस के अवसर पर लागू की गई। 17 सितंबर 2022 को। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो किसमें? सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। सेवा क्षेत्र का आपको बताया था, स्थिर मूल्यों पर कितना बताया था? 45.07 और प्रचलित मूल्यों पर कितना बताया था? 45.92%। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किसका है? व्यापार, होटल और संचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है? तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,06,294 करोड़। याद रखना, स्थिर कीमतों पर 9,06,294 करोड़ है। राजस्थान में जीएसबी का स्थिर मूल्यों पर 2024-25 में क्षेत्रवार योगदान कृषि क्षेत्र में 26.54% है और उद्योग क्षेत्र में अपना कितना है? 28.39% और सेवा क्षेत्र में अपना 45.07% है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ऊपर का याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है अपना? 9,06,294 करोड़। और ये भी अपना याद रखने हैं क्या कि सेवा क्षेत्र में अपना कितना है? 45.07, कृषि में अपना 26.54% और उद्योग में अपना 28.39%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024-25 में राजस्थान की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर क्या थी? तो ये थी 7.82। याद रखना, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी थी? तो जो 2011-12 में थी उससे बढ़कर 2024-25 में 7.82% अधिक देखने को मिली। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो कैसे करता है? देखिए, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो ये करता है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर को। आगे आते हैं, वर्ष 2024-25 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? तो कितना है? देखिए, किस चीज़ पे पूछा है? उद्योग क्षेत्र में। तो उद्योग क्षेत्र में अपना 28.39% है। आगे आते हैं, देखिए अपना स्थिर मूल्यों पर 28.39% और प्रचलित मूल्यों पर अपना 27.16%। तो याद क्या रखना है ज़्यादातर
स्थिर कीमत पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार राजस्थान एसडीजी स्टेट रिपोर्ट नोडल विभाग इसका आयोजन विभाग है, क्रियान्वयन एजेंसी अपनी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय है। अब तक जारी किए गए संस्करण 5 किए गए। प्रथम संस्करण अपना 2018 में जारी किया, पंचम संस्करण अपना मार्च 2024 में किया। पंचम संस्करण की विशेषता अपनी शीर्ष स्थान पर रहा है अपना झुंझुनू, स्कोर इसका 66.44। अंतिम स्थान पर रहा है जैसलमेर, स्कोर इसका 50.63 और संपूर्ण राज्य का औसत स्कोर रहा है 59.11। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 की अवधि में राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से कौन से मद का योगदान सर्वाधिक था? तो किसका था? स्वयं का कर राजस्व इसमें सर्वाधिक था। देखिए आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व प्राप्तियां अधिकतम से न्यूनतम। तो देखिए स्वयं का कर राजस्व में था 94,086 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सा 68,063 करोड़, केंद्रीय सहायता में 22,447 करोड़ और गैर कर राजस्व में 18,680 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए इसमें अपना दूसरा गलत है और पहला गलत है, दूसरा सही है। 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% की अपेक्षा 7.82% है। आगे आते हैं, दिए प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्यों पर 2019-20 में कितनी है? 76,880, जबकि 2024-25 में कितनी है? 96,638 प्रति व्यक्ति आय। ये याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 96,638 स्थिर मूल्यों पर। वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.26% है। देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद 324.11 लाख करोड़ है। प्रचलित मूल्यों पर राजस्थान का 17.04 लाख करोड़ है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.26% है। 2024-25 में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी है? ये है 46%। याद रखना तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को कहते हैं। और इसमें कितनी वृद्धि देखी हमने? कितनी देखी थी? तो 45.92%। ये प्रचलित मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर कितनी थी? 45.07। तो इसमें पूछा है प्रचलित मूल्यों पर कितने हैं? 45.92%। निम्नलिखित में से कौन सा चयनित वस्तु या सेवा के खुदरा मूल्य के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं? तो कौन सा है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रत्येक महीने 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का निर्माण किया जा रहा है। श्रम ब्यूरो शिमला निम्नलिखित में से किसको जोड़कर उसमें से 3 का निर्माण करता है और उनको जारी करता है? तो वह है अपना ग्रामीण और शहरी। देखिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है।
राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? तो दुग्ध का संबंध धौलपुर जिले से है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया। इस संगठन का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, बोले तो रीति। याद रखना, आर्थिक समीक्षा के अनुसार आर्थिक मामलों में सुधार के लिए सलाह देने हेतु राजस्थान सरकार ने एक संगठन का गठन किया जिसका नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, रीति। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 2024 को। उद्देश्य इसका राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। रीति का गठन नीति आयोग की तर्ज पे किया गया। राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? तो ये है, आधार वर्ष पूछा जा सकता है दोस्तों। तो 1999 से 2000 ये अपना राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। देखिए, राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 से 2000 है। सम्मिलित वस्तु इसमें 154 है, प्राथमिक वस्तु इसमें 75 है और विनिर्मित उत्पाद इसमें 69 है। ईंधन शक्ति उपनिवेशक अपने इसमें 10 है और भारांकन प्राथमिक वस्तुओं का 33.89 है। विनिर्मित उत्पादों का 49.89 है जो सर्वाधिक है। ईंधन शक्ति उपस्नेहक का 16.25% है जो न्यूनतम है। वर्ष 2024 में WPI बोले तो 394.68 रहा। WPI में 1.75% की वृद्धि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 2024-25 की स्थिति के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यदि पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है कच्चे तेल उत्पादन में। भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान 14.95% है। 14.95% है जो भारत का दूसरा स्थान रखता है, भारत में दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, एक जिला एक उत्पाद के तहत निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना है। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना है। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। आगे आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट को लागू किया, जिसके लागू होने के बाद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी आवेदन के स्वतः प्राप्त हो जाएगा? इसमें होगा अपना ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट स्मार्ट। किसमें? प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं की प्रभावी प्रदायगी के उद्देश्य से किसी प्रोजेक्ट को लागू किया, जिसके लागू होने के बाद लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी आवेदन के स्वतः प्राप्त हो जाएगा। किसके तहत? प्रोजेक्ट स्मार्ट के तहत। इसका क्या अर्थ है प्रोजेक्ट स्मार्ट का? सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। आगे आते हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाली शब्दावली गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का संबंध राजस्थान सरकार के किस प्रोजेक्ट से है? तो
तो यह है अपना प्रोजेक्ट स्मार्ट सी। कभी कभी समाचारों में रहने वाली शब्दावलियों गोल्डन डेटाबेस ऑफ सिटीजन और सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ का संबंध प्रोजेक्ट स्मार्ट से संबंध रखता है। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 2011 में। राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 में लागू किया गया। देखिए राजस्थान में ये प्रदत्त 14 नवंबर 2011 को लागू किया। प्रारंभ में 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाएं शामिल थी। वर्तमान में 28 सरकारी विभागों की 306 सेवाएं सम्मिलित हैं। उद्देश्य इसका पारदर्शिता लाना और शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना संबंधित है। तो ये किससे है? निर्माण श्रमिक को बीमा एवं पेंशन स्कीम के लाभ देने हेतु। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो ये की जाती है 31,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31,000 रुपये प्रदान की जाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहयोग और उपचार योजना के स्थान पर यह योजना शुरू की गई। लाभार्थी SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग के BPL परिवार को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार दिए जाते हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये तथा यदि लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी क्या हुआ? शहर के 7 वर्ष पूरे हुए हैं 2024 में। देखिए, PM आवास योजना जो शहरी क्षेत्र के लिए, शुरुआत इसकी 25 जून 2015 को हुई थी। वर्ष 2022 आज़ादी के 75 वर्ष के लिए। वर्ष 2022 में इस योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2024 में 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है तो कौन सा है? श्रमिक परिवार की लड़कियां एवं महिलाएं। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है श्रमिक परिवार की लड़कियां एवं महिलाएं। आगे आते हैं, शक्ति सदन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से है? तो यह है अपना महिला एवं बाल विकास विभाग से। शक्ति सदन योजना का संबंध महिला एवं बाल विकास विभाग से है। देखिए, वर्ष 2023-24 में स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय कर शक्ति सदन योजना का नाम कर दिया गया। उद्देश्य इसका विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करना। विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। याद रखना, मुख्यमंत्री उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए 5 प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? तो ये की जा रही है 10 मदों की। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत 10 मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है उसको छोड़िए, पहले है उनको देखिए। नवजीवन योजना, पालनहार योजना और स्वाधार गृह योजना ये इससे संबंध रखती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से, जबकि शुभ शक्ति ये नहीं है। राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाएं देखना है। अंबेडकर
डीबीटी उपचार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, नवजीवन योजना, शक्ति सदन योजना और मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आस्था योजना, शुभ शक्ति योजना श्रम विभाग से संचालित है। किससे? श्रम विभाग से। किससे नहीं है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से ये अपनी नहीं है। शुभ शक्ति योजना किससे है? श्रम शक्ति संचालित करता है इसको। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकारिता प्राप्त समिति का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है। सॉरी, कहीं पढ़ने में गलती हो तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 76वां। देखिए इसका पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में समझिए। ये किसका? निम्नलिखित राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 को। प्रशासनिक नियंत्रण इसका ग्रामीण विकास करता है और पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत है। उद्देश्य इसका समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। इसकी अधिकार प्राप्ति समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है? भजनलाल शर्मा जी। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इसका पहला ही सही है, दूसरा गलत है। पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आइए इसके बारे में भी समझते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना महिला 55 वर्ष से अधिक, पुरुष 58 वर्ष से अधिक, वार्षिक आय 48,000 से कम होनी चाहिए। लाभ इसका 1250 प्रति माह पेंशन। वित्त पोषण 100% राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पेंशन कितनी हो गई अब? 1250 रुपये। पहले कितनी थी? 1150। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिला अथवा बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करना है। तो देखिए सही कूट का चयन करना है तो ये सत्य असत्य दे रखे, सभी सत्य है। निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूट में सत्य बताने हैं। तो देखिए इसमें अनाथ बच्चे सम्मिलित है, बिल्कुल सही है पालनहार योजना में। और मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे भी इसमें सम्मिलित है पालनहार योजना में। और तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हैं। व्याख्या देखिए 19 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बच्चे लाभार्थी है। इसमें मुख्य श्रेणियां हैं अनाथ बच्चे, मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास जिनके माता पिता को मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास हो चुका है, और तलाकशुदा या परित्यक्ता या पुनर्विवाह विधवा विवाह ये माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे भी इसमें पालनहार योजना के लाभार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? तो देखिए कुछ शर्तों की अधीन पुनर्विवाहित बच्चे के पात्र इसमें सम्मिलित है। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी सही बात है। 18 वर्ष से कम बच्चों को ही पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है। पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि कम से कम 2 वर्ष, ये गलत है। आगे आइए, पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात भी
सही है। तो ये तीसरा गलत है। देखिए व्याख्या, पालनहार योजना शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी। योजना का प्रकार नगद हस्तांतरित है। उद्देश्य इसका 19 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले समाज सेवकों को प्रोत्साहन करना। पात्रता हेतु शर्तें देखिए, विधवा के बच्चे, विवाहित विधवा के बच्चे, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता पिता के बच्चे, HIV या AIDS से संक्रमित माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस से पीड़ित माता पिता के बच्चे, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला के बच्चे। ऐसे ही कुल 19 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो तथा पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्थान सरकार की मुखिया पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सॉरी, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए दोस्तों, टाइम लगभग रात की 11:30 बज रही है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुख्यमंत्री पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अनाथ के निकटतम रिश्तेदारों या किसी संस्थाओं को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक ज़रूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाद में क्वेश्चन इजी आएंगे, पहले थोड़े टफ है इसलिए। स्वयं सिद्धा योजना किसके लिए है? तो ये संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए है। स्वयं सिद्धा योजना संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास के लिए है। नेक्स्ट आते हैं 82वां क्वेश्चन के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड प्रदान करती है। तो किसके तहत? मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 1.5 लाख रुपए की सेविंग बॉन्ड प्रदान करती है। देखिए, मुख्यमंत्री लाड़ो योजना को भी अच्छे से समझते हैं। मुख्यमंत्री लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 1 अगस्त 2024 से। उद्देश्य इसका महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। लाभार्थी इसके राजस्थान राज्य की 1 अगस्त 2024 या इसके बाद जन्म लेने वाले बालिकाओं ये लाभार्थी रहेंगी। परिलाभ इसका 1.5 लाख रुपए और किस्तें 7 किस्तों में, ये इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं, निम्नलिखित योजना कौन सी है जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये पालनहार योजना नहीं है, क्योंकि पालनहार योजना बच्चों के लिए है, तो आप जानते हो इसके बारे में, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ। मिशन ग्राम शक्ति योजना ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। बिराली योजना भी, और धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र ये भी महिला सशक्तिकरण से संबंध रखती है। आगे आते हैं 84वां क्वेश्चन। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थी को प्रतिमाह अधिकतम देय राशि है, तो कितनी है? 1500 रुपये। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थी को प्रतिमाह 1500 रुपये अधिकतम देय राशि है। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये आती है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न में से संबंधित है, तो ये अपनी विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन से संबंधित है एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। आगे आते हैं, मुख्यमंत्री अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के सड़क विक्रेता, असंगठित सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को 2025-26 के बजट के अनुसार कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है?
तो ये किया जाता है 50,000 रुपये की राशि का मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। बोले तो इस पर ब्याज नहीं लगेगा। आगे आते हैं, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में बातें लिखी हुई है जिसको समझना है। तो यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 100 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। आगे गलत है सारे क्वेश्चन, तो पहला ही अपना सही है। आगे आते हैं, देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इस योजना अंतर्गत आवेदन को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो किसके तहत? मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना के तहत। याद रखिएगा, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्यमंत्री श्रमिक संबल योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सहारे के लिए निम्न में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई थी? तो ये की गई थी मनरेगा के तहत। मुख्यमंत्री अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के सहारे की गई थी। आगे आते हैं, निम्नलिखित अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सहारे के लिए निम्नलिखित में से किस योजना के अनुरूप शुरू की गई? तो ये की गई थी मनरेगा के तहत, मनरेगा के अनुरूप। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है? शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम कब किया गया? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो इसके लिए ग्राम पंचायत जवाबदार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत जवाबदार है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की, जिसमें फ्रांसीसी सरकार को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। किसको? फ्रांसीसी सरकार को। क्वेश्चन अपना 95, इसको छोड़िए क्योंकि ये हमारे समझ में नहीं आएगा। आगे आते हैं, लेंथी क्वेश्चन हमें वैसे भी याद नहीं होते, आप समझिए। और ये करंट है, तो करंट आप जानते हो, लेटेस्ट पढ़ते हैं तो ऐसे लंबा क्वेश्चन याद हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 5 लाख रुपए तक। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए राशि का ऋण प्रदान किया जा रहा है। राजस्थान में अंत्योदय योजना किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी भैरव सिंह शेखावत के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई नवंबर 2019 में। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे हम। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से संबंधित है? तो ये संबंधित है बेरोजगारी भत्ता से। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किससे संबंधित है? बेरोजगारी भत्ता से। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? तो यह है अपनी 15 वर्ष। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। ये किया जाता है 1 से 9
10वीं तक के विद्यार्थी? नहीं, 8वीं तक होनी चाहिए। 5 से 10वीं तक? नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा अपना? ये होगा अपना 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये अपना स्कूल में दुग्ध वितरण से। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो यह अपनी 6 से 10 वर्ष तक। क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो यह कक्षा 6 से 10 तक। मेधावी छात्रा स्कूटी योजना रोजगार में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कौन सी? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। राजस्थान सरकार की अनुप्रति योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये करती है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुप्रति योजना दी जाती है। आगे आते हैं। पीएम श्री योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस एक का उन्नयन तथा विकास करना है? तो ये है अपना स्कूल। पीएम श्री योजना का उद्देश्य कौन सा है? स्कूल है। किसी एक का उन्नयन और विकास करना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग से। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। तो ये स्कूटी वितरण से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत्ति नहीं है? तो किसकी नहीं है? इसकी नहीं है। किसकी है? सर्व शिक्षा अभियान की, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की और शिक्षक शिक्षा की। समग्र शिक्षा के अंतर्गत आते हैं ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। आगे आते हैं 110वां क्वेश्चन। राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्राफ्ट आउट लड़कियों की शिक्षित करने के लिए है? तो यह है अपनी शिक्षा हेतु योजना। राजस्थान सरकार के निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने और राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके असत्य कथन को चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, ये असत्य है चौथा, जबकि और सही है। तो देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा विशेष पिछड़ा वर्ग इसमें सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के गरीबी के रेखा के नीचे इसमें सम्मिलित है। और विशेष योग्यजन। छोड़िए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आने वाले हैं, इसको भी छोड़ दीजिए, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको। तो निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो किस योजना है? तो ये है अपनी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आगे आते हैं। ई संजीवनी संबंधित है। तो ये अपना टेली कंसल्टेशन से है। किससे? टेली कंसल्टेशन से है ई संजीवनी। नेक्स्ट आते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। तो ये है अपना टीबी के मरीजों से। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध टीबी के मरीजों से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्षय पोषण योजना टीबी के मरीजों से। राजस्थान के अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा। ती होगा
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। आगे आते हैं, अन्नदाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यदि मुख्य सदस्य की बीमारी का दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है तो ये होती है 30,000 रुपये। याद रखना, अन्नदाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 30,000 रुपये की राशि दी जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी का दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है तो 30,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? तो महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 6500 रुपये दिए जाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को उचित खान पान और पोषण हेतु 2 किस्तों में 6500 रुपये, पहली किस्त 4,000 रुपये की, दूसरी किस्त 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अटल भूजल योजना के लिए, तो इसके लिए इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। देखिए, यह योजना भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से 50-50% से चलाई जा रही है। बोले तो भारत सरकार का योगदान 50% और विश्व बैंक का 50% इसमें योगदान है। शुरुआत इसकी 25 दिसंबर 2019 से है। कौन सी योजना का? अटल भूजल योजना। आगे आते हैं, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? तो राजस्थान सरकार का हिस्सा है 40%। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में राजस्थान सरकार का 40% और केंद्र सरकार का 60% है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो ये है अपना 60%। याद रखना, कृषि अभी ऊपर बताया था मैंने कि राज्य सरकार 40% भुगतती है और 60% योगदान केंद्र सरकार का है। किसमें? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान के किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 2007-08 में। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में 2007-08 में शुरू किया गया। 123वां क्वेश्चन, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्यों की कृषि उपज की विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होगा? ये होगा 10,000 रुपये या उससे अधिक। राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज की विक्रय पर कृषक को ई कूपन प्राप्त होता है? तो ये होता है 10,000 रुपये या उससे अधिक की। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007 में आरंभ की गई। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो यह है SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। जीवन धारा योजना का संबंध है ST और SC हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 17 दिसंबर 2019 को। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों को कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेतीहर मजदूरों और हमालों को कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? ये नहीं है, जबकि
कृषि में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ावा देना है, कृषि आय बढ़ाना है, जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना है। ये तीनों ही सही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य का बीच वित्त पोषण क्या है? तो अभी बता चुके हैं, 60% केंद्र का, 40% राज्य का। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 12 सितंबर 2019 को। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया? तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, लगे रहिए। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। तो ये किया गया था 16 दिसंबर 2019 को। आगे आते हैं, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान स्वीकृत किया। तो कुसुम योजना है ये। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कब शुरू किया? तो ये किया गया था, क्यों किया गया था? तो किया गया था किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों का स्थापित करना। वर्ष 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा किसी दुर्घटना की स्थिति में किसानों को आर्थिक मदद हेतु कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये की गई थी मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। आगे आते हैं, देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन हमें नहीं दिया हुआ है, इधर डिलीट हो चुका है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको सर्च कर लेना। इसका भी हमें नहीं दिया है, तो हम इनको नहीं पढ़ पाएंगे। आगे इसको देखते हैं, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रोत्साहित है? तो किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये है अपनी जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा प्रायोजित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो ये है अपनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के द्वारा। आगे आते हैं, याद रखना निम्नलिखित में से कौन सी योजना है? ये अपनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, जो सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही है। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य अपना संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। आई स्टार्ट संबंधित है, तो ये अपना स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है आई स्टार्ट। आगे आते हैं दोस्तों, अब दोस्तों थक चुके, छोड़िए इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से, और नहीं छोड़ना तो पढ़ लीजिए। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था अथवा संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना ये अपनी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, अभी देखा हमने। आगे आते हैं, तो देखिए पहला आंसर है इसका। वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है? इम्पोर्टेंट है, तो ये किया गया है 4.31%। याद रखिएगा 2023-24 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.31% देखने को मिला है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय किस आमद पर किया गया? तो ये किया गया था किस पे? सामाजिक और सामुदायिक सेवा पर। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक एवं समुदाय सेवा पर किया। 144वां क्वेश्चन देखिए, 144वां क्वेश्चन सम्मिलित नहीं है,
तो हमें सुमेलित नहीं है, वो तो नहीं देखना है, तो ये हमें चौथा सुमेलित नहीं है। बोडाना अपना जैसलमेर में है, पोगल अपनी बीकानेर में है, नौख अपनी जैसलमेर में है। बस इतना ही याद रख लीजिए। आगे आते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस मिशन को लागू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मिशन पंचतंत्र। इम्पोर्टेंट है ये। राजस्थान सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मिशन पंच को लागू किया जा रहा है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा कितनी अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है? तो ये की जा रही है 984। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा 984 अन्नपूर्णा रसोई संचालित की जा रही है। 146वां क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो का चरण सेकंड इम्पोर्टेंट है। जयपुर मेट्रो का चरण सेकंड जो सीतापुरा से विद्याधर नगर इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। सीतापुरा से विद्याधर नगर तक विकसित किया जा रहा है। इस चरण में वित्त पोषण में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? तो ये है 50-50%। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सात विकास प्राधिकरण में 7 विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये कोटा शामिल है, भरतपुर बीकानेर शामिल है, ये प्रतापगढ़ नहीं है। नेक्स्ट, अमृत योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार, ये पूछा जा सकता है। तो केंद्र और राज्य सरकार एवं यूएल अनुपात बी, तो इसका अपना कितना है? तो ये अपना 60, 20 और 20। बोले तो राज्य सरकार का कितना है? 60%, यूएल का 20% और बी का 20%। अब आप सर्च कर लेना अमृत योजना के बारे में ढंग से। वर्ष 2086-87 से संचालित किए जा रहे मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अलवर, खैरतल, तिजारा, डीग जिलों के कितने गांव सम्मिलित हैं? तो ये अपना 807 गांव। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की श्रम बल भागीदारी कितने प्रतिशत अंकित की गई? तो ये की गई थी 67.6%। ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की श्रम बल भागीदारी 67.6% देखने को मिली। राजस्थान में देश के कुल संसाधनों का 1.16% उपलब्ध है। राजस्थान में देश के कुल जल संसाधनों का 1.16% उपलब्ध है। राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था कोटा में। नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कोटा में किया गया। आगे आते हैं। देखिए तो टोटल दोस्तों 166 क्वेश्चन है इसमें। राम सेतु परियोजना राजस्थान के कितने जिलों को पेयजल तथा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी? तो ये कराएगी 17 जिलों को। राम सेतु परियोजना राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पशु मेलों की संख्या में वृद्धि की गई है। अब राज्य में एक वर्ष में कितने पशु मेले आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 18 मेले। इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे आते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर उपलब्ध जन संसाधनों के मामले में राज्य का देश में स्थान है? तो देश में स्थान है 10वां। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? तो ये रही है 4.7% बेरोजगारी दर की गई है। इम्पोर्टेंट है ये भी। बेरोजगारी कितनी है? 4.7%। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में राज्य में सर्वाधिक निर्यात किन वस्तुओं का किया गया? तो ये किया गया था अभियांत्रिक वस्तुओं का। राज्य कौशल नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कौशल नीति ये अपना, इस नीति का अनुमोदन 9 मार्च 2025 को किया गया।
इस नीति का उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। आगे आते हैं। राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 में राज्य सरकार ने क्या प्रावधान किए? ये किए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स का स्थापित करना और इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में की जाएगी और MBM यूनिवर्सिटी जोधपुर में पेट्रो कैंपस स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान खनिज और गैस नीति 2025 के तहत है ये। MBM यूनिवर्सिटी कहाँ पे? जोधपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स की स्थापना की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये समय सीमा है, ये नहीं पूछे जाते। आगे आते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने हेतु टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 लॉन्च की गई। इस नीति के प्रावधानों में क्या शामिल किया गया? तो इस नीति के प्रावधानों में 10 वर्ष तक एसेट क्रिएशन इंसेंटिव दिया जाएगा और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित इकाइयों को फैट चार्जेस पर होने वाले खर्च का 25% पुनर्भरण किया जाएगा। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट में। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी क्या आएंगे, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। असत्य कथन मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको। आगे आते हैं। राजस्थान सरकार की ABGC XR नीति 2024 के संदर्भ में सत्य कथन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? समझ में नहीं आता, फिर भी देखते हैं। ABGC XR नीति 2024 के संबंध में, इस नीति को राइजिंग राजस्थान के दौरान लॉन्च किया गया। इस नीति में अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर स्थापित का प्रावधान है। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को अनुदान किया गया है। तो तीनों ही सही है। 164 हो चुके हैं, इसका मतलब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना रखा गया है? इम्पोर्टेंट है ये, तो 125 गीगावाट। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है 125 गीगावाट। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के नए लक्ष्य निर्धारित किए, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये नहीं है। सोलर अपना 90%, पवन एवं हाइब्रिड 25%, गीगावाट है, 5% नहीं है। सोलर में अपना 90 गीगावाट, पवन एवं हाइब्रिड में 25 गीगावाट और हाइड्रो पंप स्टोरेज में 10 गीगावाट। टोटल हो गए 125। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में बजट एवं 2025-26